हेलो वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम बायोलॉजी के आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डाल रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख लूँगी। उस वीडियो को आप देख करके उसके बाद इस पार्ट को कवर करिए। इसके अलावा मैंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को भी कवर कर रखा है, जो आपके पीएफओ एग्जामिनेशन के साथ ही यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन को कवर करेगा, जिसमें कि आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या फिर बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों वीडियो से आपके वो सारे एग्जामिनेशन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आज इस सेकंड पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएँ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप सारे वीडियोज़ को देखते रहें। और वीडियो आपके लिए आप यूज़फुल हो, पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और अपने स्टूडेंट ग्रुप में इसको शेयर करिएगा। फेफड़े, लंग्स। वक्ष गुहा में दोनों तरफ एक एक स्पंजी, गुलाबी और लगभग शंकु आकार फेफड़ा पाया जाता है। बाएं फेफड़े की अवतली खांच को हृदय खांच यानी कार्डियक नोच कहते हैं, जिसमें कि हृदय स्थित रहता है। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनरेट ब्लड फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पहुंचता है। ये मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी में। फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त यानी ऑक्सीजनरेट ब्लड फुफ्फुस शीरा पल्मोनरी वेन के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचता है। ये मानव शरीर का एकमात्र ऐसा शीरा है जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है। डायफ्राम की उपस्थिति में स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होता है। डायफ्राम की उपस्थिति स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होता है। अब आगे हम बात करेंगे रेस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में। तो श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है जिनमें कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्य स्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन यानी सेल्यूलर फ्यूल कहा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतुओं और पेड़ पौधों सभी में समान रूप से होती है। श्वसन क्रिया का ये रिएक्शन है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन श्वसन क्रिया का है। ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। तो ये इसके फॉर्मूलाज हैं, रिएक्शन आप देख सकते हैं। वातावरण में ली गई वायु से 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि नाक के द्वारा छोड़ी गई सांस में लगभग 16% ऑक्सीजन होता है और 3.6% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फेफड़ों के एल्वियोली में बाहर से ली गई वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और एल्वियोली के ऊपर मौजूद कोशिकाओं में यानी कोशिकाओं में कैपिलरीज में प्रवाहित अशुद्ध रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का श्वसन झिल्ली के द्वारा होने वाला आदान प्रदान गैस विनिमय कहलाता है। गैस विनिमय विसरण विधि के द्वारा होती है। किस विधि के द्वारा होती है? विसरण विधि द्वारा होती है। श्वसन की दर वयस्क मनुष्यों में 12 से 15 बार प्रति मिनट और शिशुओं में लगभग 44 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से तंत्रिकीय नियंत्रण में होती है। अब आगे हम ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, उसके बारे में जानेंगे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल करके, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मिल करके एक अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में मिल करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग जो है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, चमकदार लाल रंग का होता है। यही कारण है कि अपेक्षाकृत ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजनरेट यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त शुद्ध रक्त चमकीला लाल होता है और अशुद्ध रक्त जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसत रूप से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव कैसा होता है?
अगर इसके प्रभाव की बात करें तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना अधिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन इससे अभिक्रिया कर लेती है, जिससे कि इसकी ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क अवचेतन अवस्था में चला जाता है और लंबे समय तक ऑक्सीजन की जो कमी है वो मृत्यु का कारण बन जाती है। ऊंचाई और श्वसन की बात करें यानी एल्टीट्यूड एंड रिस्पायरेशन की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा घनत्व और ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। इस कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे कि हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोक्सिया कहा जाता है। ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने से शरीर में रेड ब्लड सेल जो है उसका उत्पादन हो जाता है। ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने से शरीर में आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है और रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, साथ ही श्वसन दर भी तेज हो जाती है। अब आगे हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। शरीर में रुधिर का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है और रुधिर परिसंचरण का काम हृदय के द्वारा संपादित किया जाता है। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, उत्सर्जी पदार्थों आदि के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जिसे कि परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। मनुष्य में रुधिर और लसिका के द्वारा पचे हुए भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, अपशिष्ट उत्पाद जैसे विविध पदार्थ संबंधित अंगों और ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब आगे हम बात करेंगे हृदय के बारे में। तो ये आप हृदय देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ इसकी बाह्य संरचना होती है। हृदय बंद मुट्ठी का आकार का होता है जो कि दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। मुट्ठी के आकार का होता है जो दोनों फेफड़ों के बीच वक्ष गुहा में स्थित रहता है और थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है। ये एक दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरा होता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिनमें से 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे और ऊपर को पाए जाते हैं जिन्हें कि अलिंद कहा जाता है, एट्रियम कहते हैं, और 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें कि निलय कहा जाता है, वेंट्रिकल कहते हैं। सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। ये प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। एक वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप लगभग 120/80 होता है। ये रक्तचाप ऊपरी होता है 120 और लो वाला होता है 80। ये रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है हार्ट का। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। प्रकुंचन दाब 120, प्रकुंचन दाब और आकुंचन दाब के अंतर को नाड़ी दाब कहते हैं। प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है और आकुंचन दाब 80 mmHg होता है, जिसके अंतर को नाड़ी दाब यानी पल्स प्रेशर कहा जाता है जो कि 40 mmHg होता है। हृदय लगभग 5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप करता है। नाड़ी की गति हृदय स्पंद गति के समान होती है, 70 से 90 मीटर तक। रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। रक्त रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है। धमनियां, पहला प्रकार जो है धमनी है, आर्टरीज। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है। धमनियां फेफड़ों में जाने वाली फुफ्फुसीय धमनियों के अतिरिक्त इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसके साथ ही धमनियां शरीर में काफी गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है, ये तो बात हुई धमनियों की। अब महाधमनी, ऑर्टा, ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि बाएं नीले से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती है। फुफ्फुसीय धमनी, ये दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाती है। दायां अलिंद शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है और बायां अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर के बाएं नीले में जाता है। कभी कभी नवजात शिशुओं में साइनोटिक हृदय रोग हो जाता है। ये साइनोटिक हृदय रोग हृदय की संरचनात्मक गड़बड़ी जैसे कि फोरामेन ओवल
का जन्मों के बाद भी बंद ना होना, ये है साइनोटिक हृदय रोग, जो कि बच्चों में होता है। इसी के कारण उनके रक्त का पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण यानी ऑक्सीजन से युक्त होना नहीं हो पाता है, जिससे उनकी त्वचा, नाखून, होंठ आदि का रंग असामान्य रूप से नीला पड़ जाता है, जिसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, और ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी कहा जाता है। अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण रंग का नीला पड़ जाना साइनोसिस भी कहलाता है। कभी कभी फेफड़ों के द्वारा रक्त को शुद्ध न कर पाना भी इसका एक कारण बन जाता है। साइनोसिस का एक अन्य कारण मीथेमोग्लोबिनिया भी है। इसमें प्रदूषित भूमिगत जल से नाइट्रेट नवजात शिशुओं के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे कि उनके रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कमजोर पड़ जाती है और शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। आगे हम बात करेंगे शिरा यानी वेन्स के बारे में। शिराओं को रुधिर अंगों से हृदय में ले जाती है। शिराएं रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती है। फुफ्फुसीय शिराओं के अतिरिक्त सबसे अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शिराएं त्वचा के समीप पाई जाती हैं। ये तो बात हुई शिराएं की। महाशिरा यानी वेना कैवा, ये हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। महाशिरा दो प्रकार का होता है, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। फुफ्फुसीय शिरा, ये शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं आलिंद में पहुंचाता है। दायां निलय अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी में भेजता है और बायां निलय से शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचता है। रुधिर कोशिकाएं, ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती हैं। इनकी भित्ति की मोटाई केवल एक कोशिका के स्तर की होती है। ये धमनियों को शिराओं से जोड़ती है। शिराओं में रुधिर का पश्च प्रवाह रोकने के लिए, बैकफ्लो को रोकने के लिए वॉल्व्स पाए जाते हैं। बायां आलिंद बाएं निलय से एक छिद्र द्वारा खुलता है, जहां एक वॉल्व पाया जाता है। इसके द्विपार्टीय वॉल्व यानी बास्केट वॉल्व कहते हैं। दाएं आलिंद बाएं निलय से एक छिद्र द्वारा खुलता है, जहां पे एक त्रिपार्टीय वॉल्व पाया जाता है। हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित सिनोएट्रियल नोड यानी SA नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है, जिसे कि प्राकृतिक पेस मेकर भी कहा जाता है इसको। अब आगे हम कुछ हार्ट मर्मरिंग के बारे में जानेंगे। हार्ट मर्मरिंग हृदय की वो ध्वनियाँ होती हैं जो कि हृदय कपाटों यानी मिट्रल वॉल्व्स के या फिर हृदय के निकट स्थित रक्त शिराओं में रक्त प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। बच्चों की तेज वृद्धि के समय इसका होना सामान्य है, जो कि बड़े होने पर स्वयं चला जाता है। कभी कभी गर्भावस्था, उक्त रक्तचाप या फिर बुखार के समय हृदय के तेज धड़कने से हृदय को अधिक मात्रा में रक्त प्रवाह को संभालना पड़ता है। इस कारण भी हार्ट मर्मरिंग होता है। ये सामान्य मर्मरिंग है और हानि रहित होता है, लेकिन जब मर्मरिंग क्षतिग्रस्त या फिर अतिकार्य किए हुए हृदय कपाट के कारण होता है तो ये असामान्य मर्मरिंग होता है, जिसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। तो अब हम जानते हैं रुधिर की संरचना के बारे में। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि दो अवयवों से मिलकर के बनता है, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। प्लाज्मा से रुधिर बनता है और रुधिर कोशिकाएं से बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा एक रंगहीन तरल है और इसका अधिकाधिक भाग लगभग 90% जल होता है। इनमें अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये CO2, हार्मोन्स और अपशिष्ट को ले जाने का काम करते हैं। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है। इसके बाद हम जानेंगे रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, एरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं RBC यानी लाल रुधिर कोशिकाएं। तो ये जो कोशिकाएं हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, ये गोलाकार होती हैं और इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का कलर रेड कलर का होता है और ये ऑक्सीजन के वहन का काम करती है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। रक्त का सामान्य pH का स्तर 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ब्लड का जो सामान्य pH का स्तर होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। इसके बाद हम जानेंगे WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो ये अनियमित आकार का होता है। WBC अनियमित आकार की होती है और केंद्रक युक्त होती है।
रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होती है। ये संक्रमण में शरीर की रक्षा करती है। ये रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। WBC रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिनों का होता है। लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल्स श्वेत रुधिर कणिकाओं में महत्वपूर्ण घटक है। लसिका कोशिकाएं WBC के महत्वपूर्ण घटक हैं और ये सबसे छोटी WBC है। ये 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। इनका निर्माण लसिका गांठों, प्लीहा यानी स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती है और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एड्स होने पर इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स सूक्ष्म और रंगहीन होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत और संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स रक्त कोशिकाओं यानी RBC, WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण जन्म से लेकर के वयस्कों तक में लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। स्प्लीन को RBC की कब्रगाह भी कहते हैं। प्लीहा को RBC की कब्रगाह भी कहते हैं क्योंकि ये मृत RBC का निपटान करती है। इसके बाद हम जानेंगे रुधिर के क्या क्या कार्य हैं। परिवहन का कार्य है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और वेस्टेज यानी अपशिष्टों का परिवहन करता है रुधिर। रोगों से बचाव करता है। रुधिर में उपस्थित प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज विषैले, बाहरी और असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन कर देता है। शरीर की सफाई करता है। टूटी फूटी मृत कोशिकाओं के कचरे या मलबे एक्सेट्रा का WBC भक्षण करके नष्ट कर देता है। शरीर का ताप नियंत्रण करता है। जब अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप रुधिर ताप बढ़ने लगता है तो रुधिर त्वचा की रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में बह करके शरीर ताप का नियंत्रण करते हैं। थक्का जमना, घाव पर रुधिर के थक्का जमने से रुधिर का बहाव बंद हो जाता है। आगे हम बात करेंगे कोagulation ऑफ ब्लड यानी रुधिर का थक्का किस प्रकार से जमता है। तो रुधिर का थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसके जमने के कई सारे चरण होते हैं। जैसे सामान्यतः रुधिर वाहिनी में नहीं जमता है, लेकिन जब क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका से रक्त बहने लगता है तो उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोब्लास्टिन का स्राव करती है। ठीक है, इसी प्रकार थ्रोम्बोब्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ जो है ये थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अगला जो चरण है, थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन को उत्प्रेरित करता है और उसे फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। और फाइब्रिन के तंतु एक जाल बनाते हैं जिसमें कि RBC फंस जाती है और रुधिर का थक्का जमता है। तो ये तो चरण थे रुधिर का थक्का जमने का। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स यानी रुधिर वर्ग के बारे में। तो सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने ज्ञात किया कि सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता है। मनुष्य का रुधिर लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीजेंस के कारण भिन्न होता है। आगे हम जानेंगे रुधिर के एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के बारे में यानी एंटीजन एंड एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड। लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य के शरीर में गलत रुधिर आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होने वाले अभिश्लेषण यानी एल्ग्यूटिनेशन जो कि रक्त के अवयवों का चिपकना होता है। तो ये 2 विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण होता है जिन्हें कि एंटीजेंस और एंटीबॉडीज कहते हैं। तो क्या है ये एंटीजेंस? इन्हें एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। एंटीजेंस को एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है और ये सदैव लाल रुधिर कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए पाए जाते हैं। एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं यानी वंशानुगत इनहेरिटेड होते रहते हैं। मनुष्य में एंटीजेंस 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। तो ये तो बात हुई एंटीजन की। अब एंटीबॉडीज क्या होता है? इन्हें एग्लूटिनेंस भी कहते हैं। एंटीबॉडीज को एग्लूटिनेंस भी कहते हैं और ये रुधिर प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा या फिर सीरम में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी WBC में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होता है।
मनुष्य में रुधिर वर्ग या ABO सिस्टम क्या है? ब्लड ग्रुप और ABO सिस्टम इन ह्यूमन। लैंडस्टीनर के अनुसार ABO रुधिर वर्ग सिस्टम के अंतर्गत ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। पहला रुधिर वर्ग ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो इन चारों रुधिर वर्गों में से A, B और O वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था और रुधिर वर्ग AB की खोज किसने की थी? डिकैस्टेलो ने किया था। डिकैस्टेलो और स्टर्ली ने किया था AB की खोज। तो अब हम रुधिर वर्ग में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडीज को जानते हैं। ब्लड ग्रुप ए में कौन से एंटीजन होते हैं? ए होता है एंटीबॉडी, बी होता है स्मॉल बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी होते हैं और एंटीबॉडी निल होता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन निल होता है और एंटीबॉडीज ए बी होते हैं। ठीक है। अब हम रुधिर आधान के लिए रुधिर वर्ग के बारे में बात करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप ए जो है ये किस वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है? किस वर्ग ए जो है ब्लड ग्रुप वाले वो किस ग्रुप वाले को ब्लड दे सकते हैं? ए वाले ए को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं। किस वर्ग से रुधिर ले सकते हैं? ए वाले ओ से ले सकते हैं और ए वाले से ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी वाले बी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ए बी को डोनेट कर सकते हैं। और किससे ले सकते हैं? ब्लड ग्रुप बी वाले ब्लड ओ से ले सकते हैं और बी से ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी वाले ए बी को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं ओ से भी, ए से भी, बी से भी और ए बी से भी। ए बी ब्लड ग्रुप ब्लड ले सकते हैं ओ से, ए से, बी से और ए बी से। तीनों ब्लड ग्रुप से चारों से ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ दे सकते हैं ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी, लेकिन ले सकते हैं केवल ओ से ही। ठीक है। तो ये बात हुई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड ग्रुप के बारे में। यदि मनुष्य में एंटीजन ए है तो उनमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है और यदि मनुष्य में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए पाए जाते हैं। इसी स्थिति में रक्त का अभिश्लेषण में एल्ग्यूनेटेशन यानी चिपकना नहीं होता है, अभिश्लेषण नहीं होता है। लेकिन यदि रुधिर वर्ग में ए वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप बी का ब्लड अगर दे दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में ब्लड लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनके रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अनुरूप हो जाता है, यानी एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी और एंटीबॉडी स्मॉल बी हो जाता है और रक्त का अभिश्लेषण हो जाता है। इस रक्त के अभिश्लेषण के कारण रुधिर वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि रुधिर आधान के समय यानी खून चढ़ाने के समय ब्लड ग्रुप का मिलान किया जाता है। रुधिर वर्ग जो ओ वाले व्यक्ति हैं वो इनका ब्लड जो है वो सभी ब्लड ग्रुप्स वाले को दिया जा सकता है। इसीलिए ब्लड ग्रुप्स ओ वाले को सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वहीं रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का ब्लड जो है वो दिया जा सकता है ए बी वाले को। इसीलिए ए बी वाले जो ए बी ब्लड ग्रुप है उनको सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। जीन्स ऑफ ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग के जीन्स मनुष्य की संततियों की लाल रुधिर कणिकाओं में बनने वाले एंटीजन्स का निर्धारण जीन्स करते हैं। इन जीन्स की अभिव्यक्ति अंग्रेजी के आई अक्षर से की जाती है। आई का अर्थ होता है आइसोहिमैग्लूटिनिन। इसे कई भागों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे आई ए ये एंटीजन ए का निर्धारण करता है, ये प्रभावी जीन होता है। आई बी ये एंटीजन बी का निर्धारण करता है, ये भी प्रभावी जीन है। आई ओ ये किसी भी एंटीजन का विकास नहीं करता है, इसीलिए ये अप्रभावी जीन होता है। अब हम ब्लड ग्रुप और जीनोटाइप के बारे में जानते हैं। ब्लड ग्रुप ए आई ए या फिर आई ओ जीनोटाइप का होता है। ब्लड ग्रुप बी किस जीनोटाइप का होता है? आई बी या फिर आई ओ टाइप का होता है। ब्लड ग्रुप बी आई बी जीनोटाइप का होता है। वहीं ब्लड ग्रुप ओ आई ओ जीनोटाइप का होता है। ठीक है। लेकिन जिस भी संतान या संतति को माता पिता से आई बी जीन्स प्राप्त होंगे उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों विकसित होंगे, क्योंकि ये जीन समान रूप से प्रभावी होते हैं।
तो संतान का रुधिर AB होगा। और जो संतति IOIO जीन्स प्राप्त करेंगी उसमें कोई भी एंटीजेंस नहीं होने पर उनका ब्लड ग्रुप O होता है। आगे हम रुधिर वर्ग की वंशागति यानी इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स को जानते हैं। यदि ब्लड ग्रुप्स माता पिता का AA होगा तो बच्चों का ब्लड ग्रुप A या O हो सकता है, B या AB नहीं हो सकता है। यदि माता पिता का AB ब्लड ग्रुप है तो बच्चों में AB या फिर O ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, यदि माता पिता और नहीं नील हो सकता है, मतलब सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं यदि माता पिता का A और B ब्लड ग्रुप हो तो। यदि AB होता है तो बच्चों में AB या फिर AB ब्लड ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं, O नहीं हो सकता है। यदि A और O होता है ब्लड ग्रुप तो बच्चों में A भी हो सकता है, O भी हो सकता है, लेकिन B या AB ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते हैं। यदि माता पिता दोनों ही B ग्रुप के हों तो बच्चे B या फिर O ब्लड ग्रुप वाले होंगे, A या AB वाले नहीं होंगे। यदि B और AB वाले होते हैं तो बच्चे या फिर A होंगे या B होंगे या फिर AB होंगे, O नहीं हो सकता है। यदि माता पिता B और O हैं तो बच्चे B होंगे या फिर O हो सकते हैं, A या AB नहीं हो सकते हैं। और दोनों ही अगर AB वाले हों तो बच्चे A भी हो सकते हैं, B भी हो सकते हैं, AB भी ग्रुप वाले हो सकते हैं, लेकिन O नहीं हो सकते हैं। यदि माता पिता में AB और O होता है तो बच्चे या तो A हो सकते हैं या फिर B हो सकते हैं, AB या O नहीं हो सकते हैं। यदि दोनों ही O ब्लड ग्रुप वाले हों तो बच्चे O ग्रुप वाले ही होंगे, AB या AB नहीं हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे RH फैक्टर और एंटीजेंस के बारे में। तो इस एंटीजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में रीसस बंदर की RBC में ज्ञात किया था और ये फैक्टर मनुष्य में भी पाया जाता है। RH फैक्टर के आधार पर मनुष्यों का वर्गीकरण करते हैं तो RH पॉजिटिव वाले जो हैं, RH पॉजिटिव कौन होता है? जिन मनुष्यों की RBC में ये RH एंटीजन उपस्थित होते हैं उन्हें RH पॉजिटिव मनुष्य कहा जाता है, और जिन मनुष्यों की RBC में ये RH एंटीजन अनुपस्थित होता है उन्हें RH निगेटिव मनुष्य कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई फैक्टर की। अब हम RH पॉजिटिव रुधिर का आधान यानी ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड के बारे में जानेंगे। तो सामान्यतः मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में RH एंटीजन का एंटीबॉडी RH निगेटिव नहीं पाया जाता, लेकिन यदि रुधिर आधान में रुधिर ब्लड फ्यूजन में किसी भी RH निगेटिव व्यक्ति की किसी RH पॉजिटिव का रुधिर अगर ब्लड चढ़ाया जाता है तब उस समय उस ग्राही के लिए RH एंटीजन फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है, जिससे ग्राही व्यक्ति यानी RH निगेटिव के रुधिर में RH एंटीजन से प्रतिक्रिया करने के लिए RH निगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में ग्राही व्यक्ति पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और फिर पुनः आवश्यकता पड़ने पर ग्राही व्यक्ति यानी RH निगेटिव में जिसके रुधिर में RH निगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है उसको किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति का रुधिर चढ़ाने पर इन RH निगेटिव एंटीबॉडी के कारण जो डोनर है, जो दाता है, या RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का RBC ग्राही के रुधिर में समूह के रूप में चिपकने लगता है और रुधिर कणिकाओं का समूहन हो जाता है, जिससे कि रक्त का थक्का बनने के कारण रुधिर परिसंचरण रुक जाने से ग्राही की मृत्यु हो जाती है। तो रुधिर आधान यानी ब्लड फ्यूजन में अन्य एंटीजेंस की भांति RH नेगेटिव एंटीजन को ज्ञात करना आवश्यक होता है। और आगे हम जानेंगे RH नेगेटिव एंटीजेंस की वंशागति यानी इनहेरिटेंस ऑफ RH नेगेटिव एंटीजेंस। तो RH पॉजिटिव लक्षण RH नेगेटिव लक्षण पर प्रबल होता है, डोमिनेंट होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ये RH फैक्टर से संबंधित रोग है जो कि केवल गर्भावस्था में शिशुओं में होता है। इससे प्रभावित शिशु की गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे शिशु सदैव RH पॉजिटिव और इनकी माता RH नेगेटिव और पिता RH पॉजिटिव होते हैं। इस रोग के कारण है RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव स्त्री में विवाह होने पर इनसे उत्पन्न होने वाले संतति की भ्रूणावस्था के परिवर्तन काल में ही भ्रूण की RBC से RH फैक्टर या एंटीजन प्लेसेंटा से होकर के माता के रुधिर में पहुंच जाता है। अब माता के रुधिर में इस बाहरी RH कारक या एंटीजन्स के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है।
सामान्यतः प्रथम गर्भ के शिशु को विशेष हानि नहीं होती है, क्योंकि इस समय तक माता के रुधिर में आरएच बॉडी की थोड़ी ही मात्रा बन पाती है। लेकिन बाद में माता के रुधिर में आरएच एंटीबॉडी के अधिक बन जाने के कारण अन्य गर्भ के आरएच पॉजिटिव शिशुओं में इस रोग की संभावना प्रबल हो जाती है। इस स्थिति में माता के रुधिर के आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी एम्ब्रियो के यानी भ्रूण के आरबीसी के आरएच पॉजिटिव एंटीजन के साथ में मिलकर के रुधिर का थक्का यानी क्लॉट बना देते हैं, जिससे कि भ्रूण के रुधिर का समूहन हो जाता है और भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इसके उपचार क्या हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग के उपचार के लिए रुधिर प्लाज्मा से तैयार किए गए इम्यूनोग्लोब्यूलिन यानी आईजीजी जिसमें ही अत्यंत प्रभावकारी आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी होता है, इसकी कुछ मात्रा माता के रुधिर में इंजेक्ट की जाती है। ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन उन आरएच एंटीजन को नष्ट कर देता है जो कि भ्रूण से प्लासेंटा के माध्यम से माता के रुधिर में पहुंच जाते हैं। तो हम जानते हैं आगे आरएच पॉजिटिव कारक का संतति पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता का यदि आरएच पॉजिटिव है और माता का आरएच पॉजिटिव है तो होने वाला जो चाइल्ड है वो आरएच पॉजिटिव नॉर्मल होगा, और पिता आरएच नेगेटिव है और माता जो है पॉजिटिव है तो बच्चा फिर भी नॉर्मल होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। यदि पिता नेगेटिव है और माता भी नेगेटिव है तो फिर बच्चा आरएच नेगेटिव होगा, ये भी नॉर्मल होगा। और यदि पिता पॉजिटिव है और माता नेगेटिव है तो बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव, और इस शिशु में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटिस होने का खतरा हो जाता है। आरएच पॉजिटिव शिशु में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का खतरा हो जाता है। आगे हम बात करेंगे लसिका के बारे में यानी लिम्फ के बारे में। तो लसिका जो है रुधिर वाहिनियों और ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छन करके ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव को लसिका या ऊतक द्रव कहा जाता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसमें WBC अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है लसिका में। लसिका के कार्य क्या है, क्या फंक्शन है इसके? ये कोशिका ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक पदार्थ लेकर के रुधिर तक पहुंचाता है। कोशिकाओं तक पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स और एंजाइम्स एक्सेट्रा को पहुंचाने में काम करता है। लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों से लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है जो कि जीवाणुओं का भक्षण करती है। ये कोमल अंगों की रक्षा करने और उन्हें रगड़ से बचाने में सहायक होता है। लसिका मनुष्य में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का अलग अलग प्रवाहित होता है और मनुष्य में दोहरा रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का मुख्य कार्य होता है अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में बहुत सारे अंग आते हैं, जैसे कि किडनी, लंग्स, स्किन, लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन। मनुष्य में मूत्राशय तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रनलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग का बना होता है। किडनी मनुष्य में वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग का होता है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख सूक्ष्म और लंबी व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कि वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। वृक्क के 2 कार्य होते हैं, उत्सर्जन और परासरण नियमन। वृक्क में पथरी यानी किडनी स्टोन, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। किडनी में पथरी बनती है यूरिक एसिड से, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। उत्सर्जन एक्सक्रिएशन वृक्क यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। यूरिया आदि उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए वृक्क ही मुख्य अंग होता है। ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है।
रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। यदि किसी भी कारण किडनी कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थिति में कृत्रिम यंत्र की सहायता से इन अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है, जिसे कि कृत्रिम डायलिसिस कहते हैं। इसका हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। मूत्र का सामान्य घटक जल, लवण, यूरिया व यूरिक एसिड है। कीटोन और एल्ब्यूमिन असामान्य घटक हैं। परासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन। शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण वृक्कों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मनुष्य में अन्य उत्सर्जी अंग हैं। मनुष्य और सभी कशेरुकी प्राणियों में वृक्कों के अलावा अन्य अंग भी उत्सर्जन में मदद करते हैं, जैसे यकृत, त्वचा, फेफड़े आदि। अगर आगे हम बात करें यकृत के बारे में यानी लीवर के बारे में, तो लीवर विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो कि अमोनिया से कम हानिकारक होता है। यकृत में मृतक आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट का निर्माण होता है। पित्त वर्णक पित्त रस के साथ आंत्र में पहुंच करके विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे स्किन यानी त्वचा के बारे में। तो त्वचा की श्वेत ग्रंथियां रुधिर से लाल लवण और यूरिया लेकर के पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। साथ ही तैलीय ग्रंथियों से स्रावित सीबम भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। लंग्स, फेफड़े श्वसन क्रिया के अंतर्गत श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में रुधिर में घुली कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। साथ ही ये जल वाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करती हैं? मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित किया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो क्या है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है और ये आदेश या नियंत्रण तंत्र की तरह काम करता है। ये शरीर के संतुलन, तापमान नियंत्रण, भूख और प्यास, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे कि वृक्क, हृदय, फेफड़े, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। ये दो भागों से मिलकर के बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। तो ब्रेन से किस प्रकार से? यदि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 3 पाउंड या 1300 से 1400 ग्राम होता है और ये उसके संपूर्ण भाग का लगभग 2% होता है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। तो अग्र मस्तिष्क क्या है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। फोर ब्रेन के बारे में, ये मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क ये 2 भागों में बटा है, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। सबसे पहले हम जानेंगे सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क के बारे में। तो सेरिब्रम 2 गोलार्धों का बना होता है जिन्हें कि सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं। सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने, सूंघने के अलग अलग केंद्र होते हैं। ये मनुष्य की चेतना और तर्क का बुद्धि का भी केंद्र होता है। इसके अधिक विकसित होने पर मनुष्य अधिक बुद्धिमान होता है। वहीं हम बात करें डाइएन्सेफेलॉन तो इससे पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल काय जुड़ा होता है। डाइएन्सेफेलॉन से थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसी के भाग होते हैं। थैलेमस क्या है? डाइएन्सेफेलॉन का ऊपरी भाग थैलेमस कहलाता है। इसी भाग से पीनियल ग्रंथि यानी पिनल ग्लैंड जुड़ी होती है। ये ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है जो कि नींद के लिए उत्तरदायी होता है। थैलेमस ग्रंथि संवेदनाओं के अतिरिक्त शरीर के समस्त भागों से सीधे या सुषुम्ना के माध्यम से और मस्तिष्क के विविध भागों से संवेदी प्रेरणाओं को ग्रहण करता है। इन संवेदी सूचनाओं में श्रवण, स्वाद, दृष्टि, दबाव एसेट्रा की सूचनाएं होती हैं। थैलेमस के कुछ केंद्रकों की भूमिका स्मृति, भावुकता और बोध ज्ञान में होती है। और अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस क्या है, तो
डाईएन्सेफेलॉन का निचला भाग जो होता है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है। ये शरीर की अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और समस्थैतिका यानी होम्योस्टेसिस में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसकी तंत्रिका श्रावी कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि की श्रवण क्रिया को नियंत्रित करता है। इसमें भूख, प्यास और परितृप्ति के केंद्र होते हैं। शरीर का ताप, रक्तचाप, निद्रा, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन आदि भी इसके द्वारा ही नियंत्रित होती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब हम अग्र मस्तिष्क के बाद बातें करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, यानी मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन भी दो भागों का बना होता है, सेरिब्रम पिंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। सेरिब्रम पिंडिकल मध्य मस्तिष्क का अग्र भाग होता है, ये तंतुओं का बना होता है। वही कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग है। ये 4 ठोस पिंडों का बना होता है। ये दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है। इसमें दृष्टि तंत्रिकाएं निकल करके नेत्रों को जाती है। मध्य मस्तिष्क का काम होता है दृष्टि, श्रवण और प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना। इसके बाद हम मध्य मस्तिष्क के बाद बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन के बारे में। तो ये सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा का बना होता है। पश्चिम मस्तिष्क सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा का बना होता है। सेरिबेलम क्या है? ये मानव का मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये बड़ी, ठोस और जटिल संरचना की होती है और सेरिब्रम के ठीक नीचे पश्च भाग में मिलता है। ये गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का निगमन करता है। और मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या है? ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है। ये भोजन को निगलने और उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र है। इसके अलावा ये शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, जैसे हृदय स्पंदन की दर, श्वसन एक्सेट्रा। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला ऑब्लांगेटा के महारंध्र से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है, जिसे कि रीढ़ रज्जु या फिर मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु का काम क्या है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शंस का मुख्य केंद्र होता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका का तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी और क्रियात्मक भागों यानी विभिन्न अंगों और पेशियों से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती हैं। मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, कोशिका तंत्र और यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के ऐच्छिक अंगों और चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। सबसे पहले हम जानेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में। विभिन्न प्रकार के अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। इस तंत्र की तंत्रिकाएं उन अंगों के कार्य पर नियंत्रण करती हैं जो हमारी इच्छा के अधीन काम करती हैं, जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, पाचन एक्सेट्रा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक। दोनों तंत्र केंद्रीय और परिधीय तंत्रों से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्रों के द्वारा ही होता है। तो हम जानते हैं कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के क्या काम है और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के क्या काम है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, वहीं परानुकंपी हृदय स्पंदन को घटाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र श्वसन की दर को बढ़ाता है और परानुकंपी श्वसन दर को कम करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र रक्त दबाव को बढ़ाता है और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पाचन ग्रंथियों के श्रावण को बढ़ाता है। आगे हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। प्रतिवर्ती क्रिया मुख्यतः मस्तिष्क में ही ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण होता है। प्रमस्तिष्क के नियंत्रित क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, लेकिन बाह्य उद्दीपनों के प्रति बहुत सी क्रियाएं मस्तिष्क के सहयोग के बिना भी होती हैं। ये क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती है और इनका कार्य
इनका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क का इन क्रियाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि यदि हम अनजाने में आपका हाथ किसी भी गर्म चीज़ से छू जाता है तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। इस प्रकार की सभी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। आगे हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र का शरीर की गति में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यह अस्थियों और उपास्थियों का ढांचा होता है। कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतःकंकाल तंत्र, यानी एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। सबसे पहले हम बाह्य कंकाल तंत्र यानी एक्सोस्केलेटन के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे बाल और नाखून आते हैं बाह्य कंकाल तंत्र में। नाखून का अगला हिस्सा मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें रक्त संचरण नहीं होता है। और अंतःकंकाल में हमारे शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। ये अस्थि और उपास्थि का बना होता है। अस्थि और उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। अस्थि उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। मनुष्य का कंकाल तंत्र 206 बोन्स और कुछ उपास्थियों यानी कुछ कार्टिलेग्स का बना होता है। तो सबसे पहले हम बोन्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो बोन्स हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मनुष्य में। जन्म के समय में शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट अस्थि का महत्वपूर्ण अवयव होता है। कोलेजन प्रोटीन अस्थि का लगभग 33% बनाती है। उम्र बढ़ने के साथ अस्थि में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जो कि अधिक भंगुर यानी ब्राइटल बनाती है। इसे उम्र बढ़ने के साथ अस्थि में प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है, जो कि इसे अधिक भंगुर बनाती है। लंबी और मोटी अस्थियों के बीच में एक खोखली गुहा यानी हॉलो कैविटी भी पाई जाती है, जिसे कि मज्जा गुहा बोलते हैं, यानी मैरो कैविटी कहा जाता है। इस गुहा में एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे कि अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहा जाता है। अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाते हैं और वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमाइलिटिस अस्थियों में होने वाले दर्द युक्त जीवाणु संक्रमण होता है, जो कि स्टेफिलोकोकस नामक जीवाणु द्वारा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है, जांग की अस्थि, और सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स की होती है। कान की जो हड्डी होती है वो स्टेप्स सबसे छोटी अस्थि होती है। अस्थि में अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है और मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मानव कंकाल के भाग के बारे में जानेंगे, जो कि दो भाग होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।